हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग? अभी अपन जो पढ़ रहे हैं, अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे? यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर अपन ने डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज देखी बच्चों। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी पुराने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कोई भी एक जना बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या समझते हो? कोई भी खड़े होकर बताओ। आयुष, जितना आता हो उतना बताओ, जितना समझ में आता है, बाकी मैं बता दूंगी क्या है। किस पर डिपेंड करता है? हाँ, वो प्रॉपर्टीज जो कि क्या करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल, अपन ने कहा था नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, वो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। हाँ कि नहीं? टाइप्स क्या क्या थे उसके? अनमोल बोलो। 4 थे पर क्या रखे वो नहीं पता। टाइप अपन ने बोला था ना, वो 4 टाइप के हैं जो अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक तो मैंने यही लिख दिया, वही तो टाइप थे। हाँ, बस यही तो थी, ठीक है। और राउल्ट का लॉ क्या कहता है, बताओ आयुष। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है। राउल्ट का लॉ क्या बता रहा था अपन को? यही तो कह रहा था, वेपर प्रेशर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? उसके मोल फ्रैक्शन के। जो भी सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा और उन्हीं सॉल्यूशन पे अप्लाई होगा जो कि क्या होंगे, वॉलेटाइल नेचर के होंगे। ये सब अपन देखा है बच्चों पिछली वाली क्लासेस में। अब अपन आज पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं अपन? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स पे, मोल फ्रैक्शंस पे, नंबर ऑफ मोल पे, इन सब पे डिपेंड करती है। वो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। कहा था हम लोगों ने उससे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कहा था राउल्ट के लॉ से रिलेटेड थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो सेम उसी से रिलेटेड थी, हमने पढ़ लिया बच्चों। उसके बाद हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी पढ़ा था। क्या मतलब होता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का? आइडियल सॉल्यूशन को अपन को डेफिनेशन देना हो तो हम क्या कहेंगे? जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता हो, उसकी क्या अपन कहेंगे? वॉल्यूम भी 0 है, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, एंथैल्पी चेंज 0 है, ठीक है। अपन कुछ बता सकते हैं ये चीज़ है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी क्या है, सबका सेम आना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें थी बच्चों। ये देखा था अपन ने, प्रेशर का वैल्यू भी थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन वैल्यू दोनों सेम आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या देखी थी अपन ने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। अब बच्चों अपन जो चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं, जिसमें पहला नाम मैंने बताया एलिवेशन एंड बॉइलिंग को, ठीक है। अपन जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो अपन क्या कर रहे हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आज। पहला वाला जो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो राउल्ट के लॉ का सेकंड केस ही था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि दोनों कंडीशन क्या है, सेम है। आप चाहे राउल्ट का सेकंड लॉ ले लो, सेकंड केस ले लो, चाहे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट पॉइंट ले लो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दोनों पॉइंट सेम है बच्चों, दोनों चीज़ें सेम है, आप उसको पढ़ सकते हो। अब अपन सेकंड पॉइंट पे चल रहे हैं आज अपन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी सेकंड, जिसका नाम क्या है? एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बच्चों एलिवेशन पढ़ने से पहले हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे? बॉइलिंग पॉइंट तो पता होना चाहिए क्या चीज़ है। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में लिख दी मैंने यहाँ पे। For any liquid, boiling point is that temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure. बात समझे? ये बात समझ में आई? क्या लिखा है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट बताया, वो पॉइंट बताएंगे अपन जिसके ऊपर क्या होता है, उसका जो वेपर प्रेशर है, उस लिक्विड का बोलेंगे या अपन उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाना चाहिए। जब उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका क्या हो गया, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बताएगा। बात समझ गए? अभी तक अपन कहते थे बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट जिसके ऊपर कोई लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट होता है। लिक्विड बॉइल होगा तभी तो वेपर्स बनेंगी, बात समझे। और वो वेपर्स क्या करेंगे? लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएंगी। पॉइंट समझ में आया बच्चों? तो जो प्रेशर वो अप्लाई कर रही है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लगता है लिक्विड पे, बात समझे। एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी तो अफेक्ट करेगा। हम कहते हैं ना टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन होनी चाहिए, तो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में हम प्रेशर नॉर्मल लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, उसका
उसका वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का अगर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब वो लिक्विड का क्या चीज़ कहलाएगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। बात समझ गए? इतना पॉइंट क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? अब यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ पे हम डायग्राम देखे हैं बच्चों, यहाँ पे ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है, इसको समझना, उसी से समझ में आएगा एलिवेशन क्या हुआ। पॉइंट समझ में आई? अब अपन क्या कह रहे हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया हमको क्या चीज़ होती है, वेपर प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आता है तो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर इतना? अब अपन ने क्या किया बच्चों, दो चीज़ें ले ली, एक प्योर सॉल्वेंट और दूसरा वाला क्या लिया अपन ने, सॉल्यूशन ले लिया। सॉल्यूशन जिसके अंदर अपन ने सॉल्यूट ऐड कर दिया। बात समझे मेरी? तो प्योर सॉल्वेंट को तो अपन ने क्या नाम दे दिया, वन सॉल्वेंट है ये। अब ये प्योर सॉल्वेंट है तो आपको पता है इसके मॉलिक्यूल एजेस है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा, हाँ कि नहीं? हम क्या चीज़ कहते हैं, अभी तक हम पढ़ के आए थे वेपर प्रेशर के बारे में, तो हम बार बार क्या कह रहे थे बच्चों कि वेपर प्रेशर क्या होगा, प्योर सब्सटेंस का तो ज़्यादा होगा, मिक्सचर का उससे रिलेटिवली कम ही होगा। बात समझ गए इतनी? अब ये आपको साफ दिख रहा है भाई प्योर सॉल्वेंट है और कोई इसमें ऐड नहीं है, इसका मतलब इसका बीपी ज़्यादा होगा। बात समझे? अब अपन ने ग्राफ प्लॉट कर दिया बच्चों किसके बीच में, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में। अब यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट का मतलब किसके लिए, ओनली फॉर सॉल्वेंट जो कि प्योर फॉर्म में है। बात समझ गए? अब बच्चों यहाँ पे आपको पता है कि इस टेम्परेचर में कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा इसका। अब अपन देखते हैं कि इसका जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा, हाँ कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेपर ज़्यादा बनेंगी। क्लियर? अब टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते बच्चों वेपर प्रेशर बढ़ने लगा और कहाँ तक पहुँच गया, ये अपन ने मान लिया कि भैया 1 एटमॉस्फेयर वाला वैल्यू यहाँ तक है। क्लियर? अब ये आप देख सकते हैं इस पॉइंट को मैंने जहाँ रिप्रेजेंट किया है, आपको देखो कि 1 एटमॉस्फेयर वाली लाइन थी, यहाँ तक अपना वेपर प्रेशर आ चुका है। बात समझ गए? मतलब यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ से ग्राफ प्लॉट करके टेम्परेचर निकाल सकते हैं, कितने टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इक्वल हो गए। बात समझ में आई बच्चों? तो टेम्परेचर निकालने के लिए हमने इसको नाम दे दिया टीवी नॉट। नॉट यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं बच्चों, प्योर सब्सटेंस के लिए। बात समझ गए? जब भी अपन प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो हम नॉट को यूज़ में लेते हैं, तो ये टीवी नॉट हो गया आपका। क्लियर है इतना बच्चों? ये किसके लिए हुआ, अपना प्योर सॉल्वेंट के लिए। क्लियर? अब आपने क्या किया बच्चों, इसी सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया। हमें पता है, आपको दिख रहा है साफ, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल दोनों आपस में है। अब सीधी बात है कि जब आपने क्या किया, इसको मिक्सचर बना दिया तो इसका वेपर प्रेशर रिलेटिवली क्या होगा, कम होगा, रिलेटिवली कम होगा बच्चों। तो आपको सीधी सी बात पता है, यहाँ पे अपन इसको सेकंड कंडीशन से बता सकते हैं, इसका तो बीपी ज़्यादा है ना, इस वाले का बीपी क्या है, कम है। अब बच्चों वापस वही वाली बात हुई, टेम्परेचर बढ़ाया, इसका वेपर प्रेशर भी कहाँ तक आएगा, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल आएगा। तो आप देख सकते हो ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ है, किस तरह से वैल्यू बढ़ी, हाँ कि नहीं? अब इसका वेपर प्रेशर बच्चों आया सेकंड पॉइंट पे। बात समझ गए? इसको 1 एटमॉस्फेयर वाली लाइन को क्रॉस करने के लिए मतलब यहाँ तक आना पड़ा, इतनी लंबी लाइन खींच गई। बात समझ गए? अब इसको जब हमने टेम्परेचर का काउंट किया तो हमें पता चला इसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा आया है। बात समझे? पॉइंट समझ में आया बच्चों? अपन को पता है प्योर वाले का तो बीपी ज़्यादा होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट उसका कितना आ गया, 1 एटमॉस्फेयर पे इतने टेम्परेचर पे आ गया। और जब हमने मिक्सचर का देखा बच्चों तो हमें मिक्सचर का देखने के बाद पता चला कि इसका टेम्परेचर कितना आया है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आया है। बात समझ गए? मिक्सचर वाले को हमने किससे बता दिया, टीवी से बता दिया, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। टीवी का मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट तो निकाल रहे हो आप, मेरी बात समझ में आई सभी को? ठीक है? टीवी नॉट किसके लिए हो गया बच्चों, प्योर सॉल्वेंट के लिए। ये वाला हमारा किसके लिए हो गया, ये सॉल्यूशन के लिए। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने बता दिया, ये लिखा था मैंने नीचे टीवी नॉट जो है वो बीपी है सॉल्वेंट का, ये बीपी है आपने सॉल्यूशन का, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का अपन निकाल लेते हैं भाई, सॉल्यूशन हो गया अपना। इतना क्लियर है बच्चों? अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये देखो ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, हाँ कि नहीं? अपन मान लेते हैं जैसे वाटर ले लिया अपन ने, प्योर सॉल्वेंट अपना क्या हो सकता है, वाटर भी ले सकते हैं, हाँ कि नहीं? अब आप खुद बताओ कि वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 होता है। हमने मान लिया इसका बॉइलिंग पॉइंट जो था कितना है बच्चों, 100 आया। अब इसका इससे ज़्यादा आया है तो हो सकता है इसका हो जाए 110, हाँ कि नहीं? अगर हम प्योर सॉल्वेंट अपना वाटर ले लेते हैं तो इसका टीवी मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, इसका 100 आ जाएगा। तो दूसरा वाला इससे तो ज़्यादा ही है, हो सकता है 5 ज़्यादा हो सकता है 10 ज़्यादा हो, 11 ज़्यादा हो, वो वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे। तो मान लिया हमने कि भैया 10 ज़्यादा निकला, 110 हो गया। पॉइंट समझ में आया? अब इसका बीच में डिफरेंस किससे निकालेंगे, डेल टीवी, क्या निकलेगा, टीवी माइनस टीवी नॉट, हाँ कि नहीं? जो वैल्यू ज़्यादा है उसी में से तो कम को माइनस करोगे,
जब भी आपको डेल टी निकालना है, डेल टी बी का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे चेंज, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज कितना आ रहा है। डेल टी बी किससे बता रहे हैं अपन, डेल टी बी का मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना चेंज हुआ। बात समझ में आई बच्चों। अब यहाँ पे अपन इसको लिख दिया डेल टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, क्योंकि हमको पता है कि सीरीज के साथ ग्राफ में दिख रहा है टी बी ज़्यादा है, टी बी नॉट कम है तो माइनस होगा वो, हाँ कि नहीं। जैसे मान लो 110 में से 110 में से 100 माइनस किया, कितना बचा आपके पास 10, 10 वैल्यू आ गई। ऐसे डेल टी भी निकल गया मतलब अपना, हाँ कि नहीं। अब बच्चों यहाँ पे देखना, अब अपन एक बात कर रहे हैं कि डेल टी भी जो है अपना चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की। अब आप खुद ध्यान दो कि जब प्योर सॉल्वेंट था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जो चेंज आ रहा है वैल्यू ज़्यादा आई किसकी आई है, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की वैल्यू ज़्यादा क्यों आई, क्योंकि आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो अपन कह सकते हैं कि भैया जो चेंज आया है वो किसकी वजह से आया है, आपके सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से। बात समझे, चेंज क्यों आया, क्योंकि सॉल्यूट ऐड कर दिया हमने। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है चेंज, हाँ कि नहीं। ये आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट में जब बच्चों अपन लिखते हैं इस तरह से, तो अपन क्या बताते हैं, इसको कंसंट्रेशन की फॉर्म में बताते हैं। एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब बच्चों अपन पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है अलग से, जिसमें आयंस एटम्स आपके जो भी रखे जाते हैं, लिगेंड और मेटल रखे जाते हैं, ध्यान है ना। ये वाला जब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो जब भी अपन ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे इसका मतलब हम उसकी कंसंट्रेशन की बात करेंगे। क्लियर है बच्चों इतना, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की इक्वल है। और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को हम मोलैलिटी में बता सकते हैं। क्यों लिया हमने मोलैलिटी, हम मोलैलिटी भी तो ले सकते थे, हम नॉर्मेलिटी भी ले सकते थे, कोई और टर्म ले लेते, हमने मोलैलिटी क्यों लिया, किसी को पता है। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना कि भैया मोलैलिटी क्यों लिखा। कंसंट्रेशन तो किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, मोलैलिटी ले लेते हैं, नॉर्मेलिटी ले लेते हैं, और वो मोल फ्रैक्शन या कुछ और चीज़ भी लिख सकते थे हम। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमने मोलैलिटी लिया है क्योंकि अगर आपने पढ़ा था तो आपको ध्यान होगा मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होती है। बात समझे, क्यों लिया कंसंट्रेशन यहाँ पे हमने मोलैलिटी की टर्म में, क्योंकि मोलैलिटी क्या होती है बच्चों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ध्यान देना, क्योंकि जैसे अपन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाती बाकी सारी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है उसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन अफेक्ट हो जाएगी। मेरी बात समझे, तो हमें कैसी टर्म चाहिए बच्चों जो कंसंट्रेशन से अफेक्ट नहीं हो, टेम्परेचर से अफेक्ट कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। बात समझे, तो जो अफेक्ट नहीं होगी तो उसको अपन किससे बताएंगे, वही टर्म काम में लेंगे जो कि क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं हो। मेरी बात समझे आप लोग, ठीक है। तो टेम्परेचर से अफेक्ट होने वाली कौन सी टर्म निकली, जो अफेक्ट नहीं होगी, जो इंडिपेंडेंट हुई, वो अपने पास मोलैलिटी आई। बात समझ में आई। तो इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि आपने यहाँ पर मोलैलिटी की टर्म काम में क्यों ली, तो क्यों लिया गया बच्चों को ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी ये बिगड़ेगी नहीं, कम ज़्यादा नहीं होगी। क्लियर है। तो अपन ने बताया सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को हमने मोलैलिटी की टर्म में लिख दिया। क्लियर। अब यही मोलैलिटी की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे। क्या करोगे आप यहाँ पे, डायरेक्टली प्रपोर्शन का साइन हटाते ही आपको कोई ना कोई तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा बच्चों। इक्वल करते ही साइन अपन ने क्या करा, कांस्टेंट लगा दिया यहाँ पे केबी का। केबी कांस्टेंट क्या है बच्चों, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आई। एलिवेशन हो रहा है ना किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ रहा है तो अपन ने किसके फॉर्म में बता दिया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है सॉल्वेंट का, जिसको हमने केबी से बताया। और के और बी क्यों लिया काम में, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं। बात समझे, तो अपन ने इसको केबी से बता दिया बच्चों, कांस्टेंट आ गया। एम आपकी मोलैलिटी है, और आपको ध्यान हो तो मोलैलिटी हम किससे बताते थे कि नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने डिसॉल्व हैं 1 kg सॉल्वेंट में। आपको डेफिनेशन ध्यान है इसकी मोलैलिटी की, क्या बताया था अपन ने कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, एम भी लिख सकते थे। इसका फॉर्मूला क्या होता, एम मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 1 kg सॉल्वेंट में इतने सॉल्यूट डिसॉल्व हैं, ठीक है। अब एन मतलब क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बताया था मैंने पहले। क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने लिख दिया सीधा सॉल्यूट का वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इनटू डब्ल्यू आपका सॉल्वेंट का वेट किसमें, केजी में। बात समझ गए। और आपको भी पता है कि अगर इसको ग्राम में लेना हो तो क्या होता है, ऊपर 1000 आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में। ये बात ध्यान है। केजी में है तो क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट लिख देंगे
जब आपके पास वैल्यू ग्राम में दी गई हो बच्चों तो आप यहाँ पे क्या लगा देते हो, ऊपर 1000 लगा देते हो। क्लियर है इतना? ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये वैल्यू इसकी इक्वल है। हमने क्या करा, मोलैरिटी का वैल्यू रखा, मोलैरिटी का वैल्यू m का वैल्यू रख दिया, m का वैल्यू ये सारा निकल के आया ना। अपन क्या कर सकते हैं, ये जो अपनी इक्वेशन है के बी एम वाली, यही तो आ रहा था वैल्यू। यहाँ पे क्या करोगे, मोलैरिटी का वैल्यू पुट कर दोगे, यही वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, तो अपना इक्वेशन क्या निकल के आया, डेल टी बी किसकी इक्वल हो गया बच्चों, के बी डब्ल्यू मोलिकुलर वेट इंटू डब्ल्यू के जी सॉल्वेंट। बात समझ गए? पॉइंट क्लियर है बच्चों? एलिवेशन कैसे निकाला, एलिवेशन का मतलब समझ में आया क्या हुआ। हमने पहले बात कर ली बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया। उसके बाद हमने देखा प्योर सॉल्वेंट का जो है बॉइलिंग पॉइंट अलग आता है, मिक्सचर वाला या सॉल्यूशन का जब अपन बात करते हैं तो बच्चों हमको पता चला कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा आता है किसके, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। दोनों में चेंज अपन ने कैलकुलेट करके निकाल दिया, और इससे क्या पता चला कि आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। प्योर वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। और अपन बात करते हैं कि जैसे आपने मिक्स कर दिया या आपने कोई चीज़ ऐड कर दी, तो क्या कर दिया आपने, जो भी सॉल्यूशन आपका था उसको इम्प्योर कर दिया। प्योर मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल होने चाहिए, इम्प्योरिटी का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के मॉलिक्यूल आ गए। क्लियर है? इम्प्योरिटी बढ़ती है, आपका क्या हो रहा है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इसी को अपन क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है ये बात? कोई डाउट है बच्चों? समझ में आ गया? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में किस तरह से हुआ वो हमने बाय इक्वेशन भी देख लिया। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना है, ये इक्वेशन जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपको चेंज इन क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का चेंज आपको निकालना हो तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं तो हम वैल्यू रख के आंसर निकालेंगे। और अगर वेट अपने सॉल्वेंट का ग्राम में दे रखा है तो ऊपर 1000 आ जाएगा, उसको वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चों इतना? आगे चले, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपन कौन सा है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, रब कर दो इसको। अब बच्चों देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो अपन पढ़ रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी थर्ड वाली, इसका क्या नाम है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। उसको समझने से पहले हम लोगों को क्या समझना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट है क्या है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट की बच्चों जब अपन बात कर लेते हैं तो एफपी बताते हैं अपन क्या है, वो दैट टेम्परेचर इन सब्सटेंस का एट विच Vp of a liquid state is equal to Vp of its solid state। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अपन बात कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट में हम क्या कहते हैं, किसी भी लिक्विड स्टेट में किसी भी सब्सटेंस की, लिक्विड स्टेट में उसका वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट में उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। बात समझ में आई? अब अभी तक अपन क्या कह रहे थे कि सॉलिड का वेपर प्रेशर जनरली आता नहीं है, हाँ कि नहीं, सॉलिड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर होता नहीं है। लेकिन बच्चों अगर अपन बात करें तो बहुत कम क्वांटिटी में सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है। बात समझ में आई? और जैसे ही आप क्या करोगे, टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, खत्म होगा। हमको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर ज़्यादा बनेगी, टेम्परेचर घटेगा तो वेपर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन क्या बात कर रहे हैं बच्चों, अगर अपन कंपैरिजन करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो सॉलिड की वेपर्स बहुत कम माइन्यूट बनती है, और अपन बात करते हैं लिक्विड या गैस में तो उसमें ज़्यादा बनेगी। क्यों बनेगी वो भी आपको पता है, क्योंकि मॉलिक्यूल लूजली बाउंड है, इसीलिए वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सॉलिड में वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या होगा, उनको टाइम लगेगा, मॉलिक्यूल को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इतनी बात समझ में आ गई? अब अपन ने फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे क्या बताया बच्चों, वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट का और सॉलिड स्टेट का इक्वल हो जाता है, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। बात समझ में? अब उसको समझने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिया, सॉलिड स्टेट, कोई सब्सटेंस लिया जो कि अपन ने 3 स्टेट में ले लिया। देखो एक कोई भी सब्सटेंस अपन ने ऐसा लिया जो सॉलिड स्टेट में ऐसा है, तो आपको साफ दिख रहा है इसका एक ही मॉलिक्यूल वेपर बना पा रहा है, मतलब बहुत कम दिखाई दे रहा है डायग्राम में। और यही जब अपनी लिक्विड स्टेट में आता है तब आपको देख सकते हो वेपर्स कितनी ज़्यादा बनी है। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, इसकी वेपर्स कम है, इसकी ज़्यादा है। ठीक है, और जो सेकंड वाला मैंने बताया वो तो आपको सीधी सी बात पता है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट मिक्स हो गया तो अपन को पता है भैया इसकी वेपर जो होगी वो सॉल्वेंट प्योर वाले लिक्विड के फॉर्म में के कंपैरिजन में क्या होगी बच्चों, कम होगी। मेरी बात समझ में आई? एक तो हमने क्या लिया, 3 चीज़ें लिए यहाँ पे, एक सॉलिड स्टेट लिया जिसमें वेपर्स कम होती है, उसके बाद हमने लिक्विड स्टेट ली, लिक्विड में क्या होगा, जो भी सॉल्वेंट आपका होगा बच्चों प्योर होगा ना वो। बात समझ में आई? वही सॉल्वेंट आपका एक सॉलिड फॉर्म में एक लिक्विड फॉर्म में। फिर हमने क्या किया, तीसरे कंडीशन में उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो आपका क्या बन गया बच्चों, सॉल्यूशन बन गया। बात समझ में आई? जैसे हम वाटर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो सॉलिड स्टेट में क्या हुआ, वो आइस, लिक्विड में वाटर। बात समझ गए?
और अपन ने वाटर में क्या हुआ, कुछ और सब्सटेंस ऐड कर दिया जैसे कि शुगर, ग्लूकोज, कुछ भी, वो क्या हो गया आपका सॉल्यूशन जो कि इम्प्योर हो गया। बात समझ गए मेरी? ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे अपन ग्राफ देख रहे हैं इसका, वही है वेपर प्रेशर, वही टेम्परेचर है। अब आप टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगी, वेपर्स कम होंगे, वेपर्स कम होगी तो वीपी भी जो होगा क्या होगा आपका, घटेगा। बात समझ गए बच्चों? अब देखो सॉलिड स्टेट का हमको पता है कि बहुत मुश्किल से वेपर बनाता है, तो टेम्परेचर कम करते ही क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीपी को कम कर देगा। बात समझे? जो कम वेपर्स बना रहा है उसको तो क्या चाहिए, ऐसी कंडीशन चाहिए ना कि भैया वेपर्स बनानी नहीं पड़े, हट जाओ यहाँ से फटाफट, वेपर कम हो जाए, मेरी वेपर प्रेशर कम हो जाए मेरा। बात समझे? तो सॉलिड का वेपर प्रेशर होगा बच्चों टेम्परेचर के साथ बहुत जल्दी गिरेगा। हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा उसका क्या होगा, डिप्रेशन होगा। तो आप देख रहे हो साफ सीधी स्ट्रेट लाइन का मतलब फटाफट नीचे आ गया। बात समझे? लेकिन अपन ने क्या लिया बच्चों, सॉल्वेंट किया तो सॉल्वेंट का तो धीरे धीरे आएगा नीचे, टेम्परेचर कम करने के बाद धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और हमने क्या कहा था, फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर सॉलिड स्टेट की वेपर और लिक्विड स्टेट की वेपर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये आप देख सकते हो, ये जैसे नीचे गिरा और यहाँ का नीचे गिरा तो ये पॉइंट मिला आपको, हाँ कि नहीं? बात समझ गए? तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया बच्चों, आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। और किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो हमने इसको किससे बता दिया, TF नॉट से। क्लियर हो? कोई डाउट है इसमें, हाँ कि नहीं? समझ में आ गई बात? रोहित समझ में आया? क्या कहा मैंने? TF नॉट क्या है, क्या बताया था, TF नॉट क्या होगा, तुम बताओ बेटा। सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है ना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो पूछ लिया करो, पर डाउट मत रखो दिमाग में। क्या बोला मैंने, कुछ चीज़ समझ में आई सभी को? ठीक है, स्पेशल नाम लेके इसलिए बोला क्योंकि बाकी सबका भी ध्यान आ जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो अपन फ्रीजिंग पॉइंट की बच्चों बात करें तो अपन क्या कह रहे हैं, वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड स्टेट की वेपर लिक्विड स्टेट की वेपर से इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा तो सॉलिड स्टेट अपन को पता है कि फटाफट क्या करेगा, टेम्परेचर गिरते ही उसका वेपर प्रेशर भी गिरेगा और जल्दी गिरेगा। लेकिन अपन सॉल्वेंट की बात करते हैं जो कि प्योर है, जो कि ज़्यादा वेपर बनाता है, तो टेम्परेचर के साथ अपना वेपर प्रेशर अचानक नहीं गिराएगा, धीरे धीरे करके गिराएगा। तो ऐसा करने पर क्या होगा, कोई एक पॉइंट तो हमको मिलेगा जहाँ पर दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, और वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा अपना वो पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको अपन TF नॉट से बताते हैं। किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। अब अपन ने क्या करा, उसी सॉल्वेंट में क्या करा, सॉलिड मिक्स कर दिया। सॉलिड मिक्स करके क्या बन गया हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है बच्चों, प्योर तो है नहीं, इसका मतलब उसकी वेपर प्रेशर क्या होगी, थोड़ी कम होगी। आपको देख सकते हो इसका वाला ज़्यादा है, इसका वाला पॉइंट बताओ तो थोड़ा कम है इसके कंपैरिजन में, हाँ कि नहीं? अब बच्चों यहाँ पे देखो कि अपना जैसे ही इसको वापस से टेम्परेचर के साथ इसका वेपर प्रेशर गिरेगा तो ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं सॉलिड स्टेट के साथ तो मिलेगा। बात समझे? अब सॉल्यूशन का अपना वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के इक्वल देख रहे हैं। बात समझे? अब इसका वैल्यू क्या है, इसके कंपैरिजन में तो कमी आया है, हाँ कि नहीं? क्लियर है बच्चों ये बात, कोई डाउट है यहाँ पर? ठीक है, अब आप देखो इसका वीपी का वैल्यू कम आया, जिसको अपन ने किससे बताया, TF से बताया। इतनी बात समझ गए? दोनों के बीच का डिफरेंस किससे बताओगे बच्चों, डेल TF से। डेल TF क्या बताता है आपने, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल TF कैसे निकलेगा, ज़्यादा वैल्यू को कम में से माइनस कर दो। इस बार ज़्यादा अपनी किसकी आई है बच्चों, प्योर वाले की ज़्यादा वैल्यू आई है, पिछली बार अपनी सॉल्यूशन की वैल्यू ज़्यादा थी। अगर आपको याद हो तो दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। अपन बात कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट की, तो यहाँ पर बच्चों आपको देखोगे सॉल्वेंट वाले की वैल्यू ज़्यादा है और अपने सॉल्यूशन की वैल्यू कम आई है। दोनों को माइनस करके चेंज निकाल लेंगे, कितना चेंज आया। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? अब आ रहे हैं हम यहाँ पर वही वाली कंडीशन पे। ठीक है, ये डायग्राम तो मैंने बता के समझा दिया आपको, कोई डाउट है इनमें? ये चीज़ समझ में आ गई, सारा ग्राफ कैसा है बच्चों, ग्राफ के ऊपर ही अपने सारे क्या है इक्वेशन आगे निकल के आ रही है। अब अपन ने बताया चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सेम पहले वाले की तरह, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के, जिसको अपन किसकी टर्म में लेते हैं, मोलैरिटी की टर्म में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती। समझ में आ गई? उसी को अपन ने क्या लिखा, मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया। प्रोपोर्शनल का साइन बताते ही अपन को क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पे KF से बताया, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए KF। ठीक है, अब यहाँ पे KF क्या है बच्चों, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट।
डिप्रेशन कांस्टेंट है, वो वाला क्या था, एलिवेशन कांस्टेंट था। क्लियर है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अपन को पता है कि भैया मोलैलिटी का वैल्यू क्या होगा, मोलैलिटी का यही आता है रिलेशन निकल के W सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू W kg सॉल्वेंट, ग्राम होता तो ऊपर 1000 लगा देते। क्लियर है बच्चों इतना, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ गया। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, समझ में आ गया फ्रीजिंग पॉइंट कैसे आया, पॉइंट क्लियर है बच्चों, बात समझ गए क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, वो टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड स्टेट की वेपर और लिक्विड स्टेट की वेपर इक्वल हो जाए, वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। बात समझ गए कैसे होगा, वो अपन ने बता दिया। टेम्परेचर कम करते ही वीपी गिरेगा, वीपी गिरने पर सॉलिड स्टेट का फटाफट गिरेगा, बाकी लिक्विड का और सॉल्वेंट का उससे कम स्पीड से गिरेगा, और सॉल्वेंट का थोड़ा धीरे, सॉल्यूशन का थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है जिसमें ज़्यादा वेपर होगी वो धीरे धीरे वेपर गिराएगा, वीपी इसका प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। इस वाले का क्या है, इसमें कम वेपर से तो इसका थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन सॉलिड में बहुत कम वेपर से तो फटाफट नीचे आ जाएगा। बात समझ गए, और जो ग्राफ समझ में आ जाए तो आपको इक्वेशन भी समझ में आ जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, आगे चले। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, एलिवेशन और डिप्रेशन की, दोनों एक साथ लिख दी अपन ने। एलिवेशन का अपन बच्चों बीपी पे देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो उसका रिलेशन अभी अपन निकाल के आए थे, अभी भी डेल टीबी से बताते हैं क्या होता है बच्चों, टीबी माइनस टीबी नॉट। क्लियर है, और वो इक्वल किसके हो जाता है, मोलैलिटी इनटू कांस्टेंट के, केबी के इक्वल, ठीक है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट अभी भी आपने देखा क्या चीज़ होती है, डेल टीएफ से बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो टीएफ नॉट माइनस टीएफ, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों। इस वाले में टीबी माइनस टीबी नॉट था, मतलब टीबी नॉट छोटा था, इस वाले में टीएफ नॉट बड़ा है, मतलब सॉल्वेंट की वैल्यू यहाँ बड़ी है, उस वाले में छोटी थी। क्लियर है ना बच्चों, ये डिफरेंस आता है इसके रिलेशन में, बाकी सब सेम है। क्लियर, टीएफ नॉट माइनस टीएफ करोगे और वही वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, मोलैलिटी इनटू कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट की। क्लियर है यहाँ तक इक्वेशन। अब बच्चों यहाँ पे अपन क्या करते हैं, केएफ और केबी की यूनिट निकाल लें। भैया आप इसको निकालोगे तो कौन सी यूनिट लगाओगे वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप केएफ और केबी को इस तरफ लेके आओगे तो क्या रिलेशन आ जाएगा बच्चों, डेल टी अपॉन एम हो जाएगा, हाँ कि नहीं, ये बात समझ में आई। आपने क्या किया, आपके पास क्या रिलेशन था, डेल टी, एफ के लिए निकाल रहे थे तो क्या था, एम के एफ था, हाँ कि नहीं। अब अगर सिर्फ के एफ का वैल्यू निकालना हो तो एम जो इसके साथ मल्टीप्लाई है उसके साथ जाके कितना हो जाएगा, डिवाइड में। और डेल टी अपन ने क्या बताया, यहाँ पे कॉमन क्यों लिया, क्योंकि अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट के लिए निकालोगे तो एफ लगा दोगे, बॉइलिंग पॉइंट के लिए निकालोगे तो क्या लगा दोगे, बी लगा दोगे। समझ गए ना, यहाँ पे अपन इनकी यूनिट के लिए अकॉर्डिंग देख रहे हैं बच्चों। तो डेल टी क्या है आपका टेम्परेचर, किस में लोगे उसको, डिग्री सेल्सियस में, या आप किस में ले सकते हो, केल्विन में। टेम्परेचर को हम किस में बता सकते हो, डिग्री सेल्सियस या केल्विन में ले सकते हैं बच्चों। और यहाँ पे एम क्या हो गया आपका, मोलर कांस्टेंट, मोलैरिटी, मोलर में बता देंगे डिग्री सेल्सियस पर मोल, पर मोलर, ठीक है। या फिर हम क्या ले सकते हैं, केल्विन पर मोल केजी, ठीक है, पर मोल केजी आ जाएगा। क्यों आ गया ये पता है, मोलर को अपन लिखेंगे तो मोल पर केजी आ जाता है सॉल्वेंट के लिए, ध्यान है। मोलर का फॉर्मूला बच्चों यही तो लगाओगे, मोलर का फॉर्मूला क्या होता है, यही वाला तो होता है। तो उसके लिए क्या हो गया आपका, मोल तो नीचे आ गया, एन नीचे आ गया, और ऊपर क्या आ गया, सॉल्वेंट का वेट केजी में। क्लियर है, बात समझ में आ गई बच्चों यूनिट की। अब अपन आगे चलते हैं वाटर के लिए। अब वाटर के लिए बच्चों एग्जाम्पल अपन ने दिया कि इन दोनों में किसका वैल्यू ज़्यादा आता है, फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है बच्चों। वाटर के लिए ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे दी गई है कि आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको वैल्यू गिवन होगी, सबकी सॉल्वेंट की जिसकी भी पूछे जाएगा उसका केबी और केएफ का वैल्यू आपके पास गिवन होगा। क्लियर है, यहाँ पे हमने समझने के लिए इनका वैल्यू लिखा है। देखो केबी बॉइलिंग पॉइंट अपन निकालते हैं वाटर के लिए, जब कांस्टेंट का वैल्यू करके निकालते हैं बच्चों तो अपना आता है 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। क्लियर, और इसका अपन फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं तो कितना आता है 1.08 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। बात समझ गए। अब आपको देखने से क्या पता चल रहा है किसका वैल्यू ज़्यादा है, केएफ बड़ा है कि केबी बड़ा है। केएफ फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू ज़्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट का कम है। तो आपको ध्यान रखनी है बच्चों बात, कभी भी किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर दोनों वैल्यू हैं तो दोनों में से क्या होगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन। बात समझ गए, ये हमें ध्यान रखना है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों केबी को अपन केबी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये थर्मोडायनेमिक टर्म्स होती है बॉइलिंग पॉइंट निकालने की, तो हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख के बताया है। जैसे अपन लिखते हैं ना वो आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, PV = nRT,
कुछ इसी टर्म में बॉइलिंग पॉइंट में भी है RT, जहाँ पे क्या हो गया, R तो गैस कांस्टेंट हो गया, T भी आपका क्या हो गया बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट आ गया प्योर सॉल्वेंट का। और क्या बचा आपके पास, LV बचा बस यहाँ पे, LV जहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है तो वेपर बनेगी, उसकी लेटेंट हीट को अपन किससे बता देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को LV से बताते हैं। इन सब का वैल्यू पुट करोगे तो आप KB निकाल सकते हो, ये एक रिलेशन और अलग से दे दिया। क्लियर है बच्चों इतनी बात। LV क्या होता है, लेटेंट हीट, जिसको हम कैसे निकालते हैं, डेल H वेपराइजेशन का डेल H निकाल लोगे डिफरेंस हीट में, अपॉन क्या कर दोगे इसको, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ गए, क्लियर है बच्चों इतना। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी सेम यही रिलेशन आएगा, हाँ कि नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए निकालोगे बच्चों सेम रिलेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है, R तो वही आपका गैस कांस्टेंट, TH यहाँ पे क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और यहाँ पे LF लिया है बच्चों अपन, पहले वाले में V था, यहाँ पे F आया। क्या चीज़ है ये, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बात समझ गए, फ्रीजिंग पॉइंट है तो फ्यूजन होगा, बॉइलिंग पॉइंट है तो क्या होगा, वेपराइजेशन होगा। बात समझे, टेम्परेचर कम होने पर ही तो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर्स बनेंगे, तो हीट कौन सी होगी, वेपराइजेशन की। बात समझे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, वेपराइजेशन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट में वेपर्स बनेगी, तो जो हीट निकलेगी वो किसकी निकलेगी, वेपराइजेशन की। यहाँ पे हीट क्या होगी, फ्यूजन की, मिक्स हो रहा है, जुड़ रहा है। बात समझे, फ्रीजिंग पॉइंट तो समझ में आ गया ना आपको, जिसमें क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस सॉरी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। और वहाँ पे अपन वेपराइजेशन के लिए बात करते हैं तो क्या कहते हैं अपन, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ गए, ठीक है। LF यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बता दिया। अब बच्चों यहाँ पे एक रिलेशन है, ये भी ध्यान रखना है, LV का वैल्यू LF से ज़्यादा होगा। LV जो है वेपराइजेशन की लेटेंट हीट, उसका वैल्यू हमेशा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ज़्यादा आएगा। बात समझे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अगर अपन इसको और इन रिलेशन को आपस में मिलाए तो दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों में से एक भी ध्यान रहा तो आप दूसरा लिख सकते हो। आप खुद देखो कि अगर मैं LV लिखूँ तो LV क्या चीज़ है बच्चों, LV इक्वल टू क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अपन ने बात की थी ना, यहाँ पे ये LV थी। LV अगर अपन ऊपर ले आते हैं तो क्या किसके इक्वल हो जाएगा, 1/KB, हाँ कि नहीं। LV बढ़ेगा, KB घटेगा, ठीक है। LF की बात कर लेते हैं, ये भी किसके इक्वल है, 1/KF के, मतलब KF घटेगा, LF बढ़ेगा। बात समझ गए। तो जो रिलेशन अपन ने लिखा, मतलब F का वैल्यू ज़्यादा आता है, इसका मतलब क्या होगा, LF का वैल्यू कम होगा, और अगर KB का वैल्यू कम है इसका मतलब LV का वैल्यू ज़्यादा होगा। ये दोनों रिलेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। इतना समझ में आ गया बच्चों। एलिवेशन क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट पे, और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन किस तरह से आएगा, वो भी अपन ने इस पॉइंट्स में, इस टॉपिक में देख लिया। यहाँ तक किसी को बच्चों डाउट है कोई, समझ में आ गए दोनों रिलेशन किस तरह से निकलेंगे। अब अपन थर्ड वाले पार्ट में चलेंगे अपने ऑस्मोटिक प्रेशर पे। रब कर दूँ इसको। अब बच्चों अपन बात कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। अपनी जो लास्ट वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बच रही है वो कौन सा बच रहा है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर बच रहा है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस होता क्या है, ठीक है। ऑस्मोसिस को समझने के लिए बच्चों एक डायग्राम यहाँ पे ध्यान दो, मैं डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे, आप इसको ध्यान से देखना और आप बताना मुझे। यहाँ पे जब बच्चों अपन बात करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस की, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये लोअर क्लासेस में भी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर एक चीज काम आती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये देखो जो मैंने बनाया ना बच्चों येलो कलर से, वो क्या है असल में आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि वो कुछ चीज़ों को अपने अंदर से जाने देती है और कुछ चीज़ों को रोक के रख लेती है। जैसे अपन एग्जांपल क्या लेते हैं, चाय छानने वाली छन्नी। घर में आप लोगों ने देखा है जब चाय को छाना जाता है तो क्या होता है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय नीचे निकल जाती है। क्यों? क्योंकि चाय क्या होती है बच्चों, जो अपन लिक्विड पीते हैं, जो चाय होती है उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो छन्नी के पोर्स साइज से छोटे होते हैं, इजीली पास आउट हो जाते हैं। लेकिन चाय पत्ती का साइज अगर अपन बात करें तो वो क्या होगा, वो छन्नी के साइज से क्या होंगे, थोड़े बड़े साइज के होंगे, तो वो क्या होते हैं, उसको क्रॉस नहीं कर पाते। तो हम उसको कह सकते हैं एक तरह से सेमी परमिएबल का एग्जांपल कह सकते हैं बच्चों उसको, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास होने देती है, कुछ को अपने पास रोक कर रख लेती है। कुछ कौन से वाले मॉलिक्यूल होंगे, जिनका पोर साइज उस मेम्ब्रेन के पोर साइज से छोटा होगा। जिनका पोर साइज छोटा होगा वो इजीली बाहर हो जाएंगे, और जिनका पोर साइज बड़ा होगा वो क्या होंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों अपन बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस को समझने के लिए हम क्या कहते हैं, हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, उस बीकर के बीच में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को फिट कर दिया। बीकर ले सकते हो, कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट वो ले सकते हो, एक कंटेनर ले सकते हो बच्चों,
ठीक है। बीच में आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी जो मैंने येलो कलर से बताई। अब आपके पास क्या है बच्चों, यहाँ पे भरा हुआ है वाटर सैंपल, यहाँ कह सकते हैं बच्चों प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर डिस्टिल वाटर कहते हैं, बॉईल करके रखा गया। तो यहाँ पे तो क्या बना रहा है बच्चों, आपका प्योर वाटर सैंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, दूसरे साइड में सी वाटर ले लेते हैं। सी वाटर आपको ध्यान है, सी वाटर का मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब सी वाटर है तो क्या होगा बच्चों, सॉल्टी वाटर होगा, हाँ कि नहीं। सॉल्टी वाटर में क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्ट प्रेजेंट होगा, जैसे NaCl, जैसे कि KCl। क्या आप सी वाटर को पी सकते हो क्या बच्चों, सी वाटर को कभी भी हम पी नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत हाई कंसंट्रेशन होता है किसकी, सॉल्यूट की। सॉल्यूट बोल सकते हैं या सॉल्ट कह सकते हैं अपन। NaCl होगा, कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट, कैल्शियम का नाइट्रेट, मैग्नीशियम के सल्फेट, सोडियम पोटेशियम जैसे सॉल्ट और बहुत सारे सॉल्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं। इवन अपन सी वाटर को कभी भी पी नहीं सकते, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि सी वाटर क्या होगा बच्चों। एक तरह से अगर मैं कहूँ तो प्योर वाटर क्या है, यहाँ पे आपका क्या होगा बच्चों, प्योर वाटर आपका सॉल्वेंट। अगर अपन सॉल्यूशन की टर्म में कहें तो प्योर वाटर आपका क्या हो गया बच्चों, सॉल्वेंट हो गया। और सी वाटर आपका क्या हुआ, सी वाटर बच्चों आपका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब पानी के अंदर आपके क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है, और सॉल्ट आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। क्लियर है बच्चों इतनी बात। अब अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है कहाँ पर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो वो कहलाता है बच्चों आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस। बात समझ में आई। क्या हो रहा है, अपन कह रहे हैं इफ सॉल्वेंट गोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन नोन एज ऑस्मोसिस प्रोसेस। मेरी बात समझ में आई। सॉल्वेंट का आप खुद देखकर बताओ कि भैया सॉल्वेंट दोनों इक्वल है, दोनों वैल्यू जो है बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो कंटेनर है इतना बड़ा कंटेनर लिया है जहाँ पे इस लेवल तक आपका सी वाटर है, और यहाँ पे अगर बच्चों अपन बात करते हैं तो इस लेवल तक हमारा क्या है, प्योर वाटर है। अब लेवल तो आपको दोनों का इक्वल दिख रहा है, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की कहाँ पर ज्यादा है तो आप कहाँ बताओगे, इस वाले में ज्यादा है कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी भी तो है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी तो मिक्स है। बात समझ में आई। तो अपन क्या कहते हैं बच्चों, व्हेन सॉल्वेंट गोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन देन प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस। बात समझ गए। सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है किसके थ्रू, सेमी परमेएबल से। अब सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की साइज जो है, पोर साइज इतना छोटा है कि सॉल्वेंट तो जा सकता है, लेकिन सॉल्वेंट से क्या होगा, सॉल्वेंट से इसके अंदर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास आउट नहीं हो सकते। जो सॉल्ट आपका प्रेजेंट है वो सॉल्ट इसमें क्या होगा बच्चों, पास आउट नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गई बात, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब किसका मूवमेंट होगा, ओनली फॉर सॉल्वेंट। तो अपन कहते हैं जब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, तो वो प्रोसेस आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप बात बताओ मुझे बच्चों, अपन कह रहे हैं अपना प्योर वाटर है, पीने वाला पानी, वो बिना पीने वाले पानी में मिक्स हो रहा है तो अपना क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हाँ कि नहीं। तो अपन को क्या करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, इस प्रोसेस को रोकना चाहिए। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए आपने क्या किया बच्चों, एक पिस्टन लगा दिया ऊपर। बात समझे, एक पिस्टन लगाया, पिस्टन लगा के उसको रोक दिया। किसको, जो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था उसको। अब मूवमेंट को रोका है अपन ने, तो अपन ने कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई किया। वो प्रेशर क्या कहलाएगा बच्चों, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर आप अप्लाई करोगे वो प्रेशर आपका क्या कहलाएगा बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। बात समझ में आ गई। जिसको हम किससे बताते हैं बच्चों, पाई से बताते हैं। पाई आपका क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अपन इसको ये लिख सकते हैं बच्चों, P = पाई। P मतलब प्रेशर, और प्रेशर अपन ने क्या लगाया, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, तो उसको अपन ने किससे बता दिया, पाई से बता दिया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब उसके बाद बच्चों बात करते हैं, ये तो क्या था, इतना ही हमने लगाया भैया प्रेशर की, बस ये प्रोसेस रुक जाए, बढ़े नहीं आगे। बात समझ में आ गई। तो वो इक्वल हो गया किसके, पाई के। क्लियर। अब अपन क्या बात कर लेते हैं बच्चों, अब अपन को क्या करना है कि यहाँ तक अपन ने प्रोसेस तो रोक दिया, लेकिन कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन प्योर वाटर की यहाँ तक तो चली गई। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो अब क्या हुआ था, जब ये यहाँ जा रहा था अपन को पता है पास आउट तो हो गया, तो इसका मतलब इसकी तो क्या हो गई थी, अगर मैं बात करूँ लेवल की बात करते हैं बच्चों अपन, तो लेवल क्या हो गया था, इस वाले का तो यहाँ तक बढ़ गया था, क्योंकि क्या था, मॉलिक्यूल तो जा चुके थे, ऑस्मोसिस प्रोसेस हो चुका था पहले। जहाँ पर क्या हुआ, प्योर वाटर के कंसंट्रेशन की अगर अपन बात करते हैं तो उसका लेवल आ गया था यहाँ, पहले कहाँ तक था, यहाँ तक था। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस के बाद वैल्यू यहाँ पे आ गया।
अपन ने क्या करा, उसके ऊपर पिस्टन लगा के भैया इसको रोक तो दिया प्रोसेस को, ये देखो पिस्टन लगा के आपने क्या किया, प्रोसेस तो रोक दिया, लेकिन सारा पानी इधर जा चुका है। अब अपन को क्या चाहिए, अपना पानी वापस चाहिए। और आपको पता है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन सिर्फ पानी को जाने देगी, सॉल्टी मॉलिक्यूल को नहीं जाने देगी। सॉल्ट वाटर के अंदर जितने भी प्रेजेंट है सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होने देगी। अब आप क्या करोगे, प्रेशर पहले से ज़्यादा अप्लाई करोगे। बात समझे? अब आपको क्या चाहिए, अपना पानी चाहिए ना जो इतना लॉस हो चुका है, वापस पानी आ जाए अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, इस पर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब प्रेशर आप बढ़ाओगे बच्चों और प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वापस से अपना वाटर इस तरफ आएगा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है कहाँ पर, लोअर मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। बात समझे? उसको क्या कहते हो आप, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस। मेरी बात समझ में आई? ऑस्मोसिस का मतलब क्या था, सॉल्वेंट का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसको अपन ने ऑस्मोसिस कहा। इसी प्रोसेस का उल्टा क्या कहलाता है बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो अपन घर में देखते हैं आरओ टेक्निक। आप देखते हो आरओ का पानी पिया, इसका मतलब क्या हुआ, वो रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक ही है, जिसमें क्या कर रहे हैं अपन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन अपन क्या कर रहे हैं, लोअर से लेकर हायर तक पहुंचा रहे हैं। जब सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस। पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर जो है वो ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ गए बच्चों? क्लियर है ये चीज़ इतनी? अब आते हैं अपन अपने ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन वाले पार्ट में। आपको पता है ये इक्वेशन अपन लिखते हैं PV = nRT। क्या होती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये प्रेशर को बच्चों अपन ने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, पाई के साथ, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पाई वो P के इक्वल है, हम पहले कह चुके। तो ये रिलेशन में हमने क्या किया, पाई P की जगह पे पाई रख दिया, तो पाई P = nRT हो गया। या सिर्फ पाई का वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, 20 के नीचे अपॉन में आ जाएगा n/v, तो n/v RT हो गया, जहाँ पे R क्या है बच्चों, गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है आपका, और n/v की बात करें तो वो मोलैरिटी में आ जाता है, नंबर ऑफ मोल कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व है, वही तो मोलैरिटी है आपकी। तो n/v को मोलैरिटी, और मोलैरिटी को अपन कंसंट्रेशन की फॉर्म में ले सकते हैं, हाँ कि नहीं? तो आपका रिलेशन क्या हो गया बच्चों, पाई = CRT। ये आपका सिंपल इक्वेशन निकल के आ गया, किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? पहले अपन ने समझा ऑस्मोसिस क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, अगर अपन उसमें प्रेशर लगा के उस प्रोसेस को रोक देते तो हम उस प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? अब उसमें और ज़्यादा प्रेशर लगा के अपन क्या करते हैं, प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, जहाँ पर सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, तो वो कहलाता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। और ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर अपन इक्वेशन फॉर्म में लाते हैं तो हमारे पास निकल के आता है रिलेशन पाई = CRT, जिसके थ्रू अपन पाई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा इस रिलेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। गैस कांस्टेंट रख दोगे, टेम्परेचर रख दोगे, और C आपका कंसंट्रेशन रख दोगे, उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई कितना प्रेशर आपने अप्लाई किया। क्लियर है बच्चों इतनी? तो अपने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कंप्लीट कर चुके हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, अब आगे अपन जो पढ़ेंगे इसके बाद वाला जो रिलेशन है उनसे रिलेटेड वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई डाउट है आज वाले में किसी को? थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।